हम लोग हिंदी के पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हैं एक बात से, और आशा है कि इस बातों को हर एक विद्यार्थी मानेंगे। वो बात यह है कि जिंदगी में माता पिता का आशीर्वाद और माता पिता के साथ अपने गुरुजनों का आशीर्वाद रहना बहुत जरूरी है। उनकी कर्तव्य आपका बनता है कि आप उनके बातों को माने, उनकी आज्ञा को माने और उनकी सेवा करें। कर्तव्य में और सेवा में बड़ा अंतर होता है। सेवा का अर्थ होता है अपने माता पिता के कहे में रहना, जो माँ बाप कह रहे हैं वही करना। तो इस बातों को बताते हुए हमें बड़ा खुशी हो रही है कि रामचरित मानस में तुलसीदास ने स्पष्ट लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु टेक ही माथा। अर्थात भगवान रामचंद्र जी भी प्रथम उठते हैं सवेरे सवेरे और सबसे पहले मात पिता गुरु, माता पिता और गुरु को प्रणाम करके ही अपने दिनचर्या का प्रारंभ करते हैं। इसीलिए जब भगवान राम ही जब अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करके अपना दिन का प्रारंभ करते हैं तो हमारा आपका भी कर्तव्य बनता है। हम और आप भी सनातन धर्म से हैं, चाहे धर्म कोई भी हो, हमारा आपका भी कर्तव्य है कि हम भी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही अपने दिन को प्रारंभ करें। इसी दोहा के साथ हमारा चैप्टर चालू होता है जिसका नाम है करबक, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, इन्होंने अपने खून रूपी लय से इस कविता को लिखा, दिल से। इसमें प्रेम का बखान किया गया है और मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर कवि कहा गया है। प्रेम का पीर, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं लव गुरु। प्रेम के पीर कवि कहा गया है किसे? किसे कहा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी। किसे कहा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी को। तो आइए मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय जानने का प्रयास करें। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी जो है, इनका जो जन्म है वो 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका? मलिक मोहम्मद जायसी का। मलिक मोहम्मद जायसी ने करबक में 2 पद दिए हैं, एक प्रेम के बारे में और दूसरा रूप के बारे में, कि जीवन में रूप का कोई मायने नहीं होता, गुण का मायने होता है। जिस प्रकार चांद में दाग है फिर भी लोग चांद का गुणगान करते हैं, उनकी शीतलता का, उनकी सुंदरता का बखान करते हैं दाग रहते हुए भी, ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी भी एक आंख से काना और बचपन में चेचक के कारण उसके चेहरे पे दाग, फिर भी इन्होंने कहा मैं एक ऐसी कृति लिख जाऊंगा जिसके कारण 100 वर्ष बाद भी, 500 वर्ष बाद भी लोग हमें याद करता रहेंगे। कृति ऐसी होनी चाहिए, समाज में काम ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको याद करते रहे। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा कवि उनको कहा जाता है जिन्होंने भगवान की पूजा तो की लेकिन साकार रूप का नहीं, निराकार रूप का। कि अर्थात इनका मानना है कि भगवान का कोई आकार, कोई रूप नहीं होता है, कण कण में भगवान का वास है। ऐसा बातों को मानते हुए इन्होंने भक्ति किया और भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के ये प्रमुख कवि रहे हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जिनका जन्म हुआ कितने ईस्वी में? 1492 ईस्वी में। जायसी का जन्म जो है सन 1492 ईस्वी में के आसपास माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान में रहने वाले थे। ये जो हैं जायस नाम के स्थान पर, इनके अगल बगल में वो आसपास में रहने वाले थे और 1492 ईस्वी में उनका जन्म माना जाता है अनुमानतः, परफेक्ट डेट नहीं।
नेक्स्ट है उनके पिता का नाम, मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज, मलिक शेख अशरफ था, जिनको मलिक शेख ममरेज को अशरफ भी कहा गया। इनके पिता का नाम था जायसी। कुरूप व काने थे। कुरूप, चेहरा भी उतना सुंदर नहीं, और एक उनका रूप भी अच्छा नहीं था, क्योंकि चेचक के कारण उसके चेहरे पे दाग था, और एक आंख से काना भी था, यानी एक आंख भी छोटा बड़ा था, काने थे। चेचक के कारण उनका चेहरा रूपहीन हो गया था, तथा बाईं आंख वह कान से भी वंचित था। बायां आंख और कान दोनों भी समझिए तो एक तरफ से खराब, वंचित थे। वो बाएं आंख और कान से, न कान से सुनते थे, न वो आंख से बाएं कान से देखते भी नहीं थे, वंचित थे। और चेचक के कारण उसका चेहरा जो है रूपहीन हो चुका था, चेहरा खूब सुंदर नहीं था। उनकी 21 रचनाओं का उल्लेख मिलते हैं, जिनमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत आदि प्रमुख हैं। इनके रचनाओं के संग्रह में 21 रचनाओं का संग्रह मिलता है, जिनमें से कुछ प्रमुख है, जिनमें से एक का नाम है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत इत्यादि इनके क्या हैं, प्रमुख रचनाओं में से एक है। मलिक मोहम्मद जायसी के 21 रचनाओं का प्रमुख रचना ये सब है। जायसी की मृत्यु, देहांत करीब 1548 ईस्वी में। जन्म हुआ कब? 1492 में, और देहांत हुआ कब? 1548 ईस्वी, 1548 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर कवि हैं, और इनके पाठ में 2 करवक प्रस्तुत किए गए हैं। ये जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर कवि, अर्थात ये प्रेम मार्गी कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा के तहत प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। किनको? मलिक मोहम्मद जायसी का, जिनका जन्म जायस नामक नगर में 1492 ईस्वी में हुआ, और जिनका देहांत मृत्यु 1548 ईस्वी में हुआ। यहाँ करवक कविता में 2 पद लिए गए हैं। कितने पद लिए गए हैं? पहला करवक पद्मावत के प्रारंभिक छंद तथा दूसरा करवक पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। यहाँ पर जो आप कविता पढ़िएगा, ये जो है करवक पद्मावत कविताओं के संग्रह से लिया गया है। करवक प्रारंभ के छंद से, और दूसरा पद्मावत के अंतिम छंद से। यानी छंद कई लंबा कविताओं का संग्रह है, जिसमें पहला पद जो है शुरुआती छंद से ले लिया गया है, जबकि दूसरा पद जो है वो पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है, जो 2 पद है। प्रथम करवक में कवि अपने रूपहीनता और एक आंख से अंधेपन के बारे में कहता है। यहाँ पर जो 2 करवक हैं, 2 पद हैं, उस एक पद में कवि अपने रूपहीनता और एक आंख से अंधेपन के बारे में कहता है। अपने रूप का और अपने एक आंख से काने होने का परिचय देता है, उनके बारे में बताते हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जन्म हुआ कब? 1492, और देहांत हुआ कब? 1548। ये थे निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी के प्रमुख कवि थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट की चर्चा यदि करें, वह रूप से अधिक अपने गुण की ओर अपना ध्यान खींचते हैं, क्योंकि रूप के वो तो थे नहीं, तो ये जो है रूप से अधिक अपने गुण की ओर ध्यान खींचते हैं। और इंसान का इस जीवन में रूप मायने नहीं रखता, इस बात का हम कह रहे हैं। कल तक यदि आप खूब रूपवान हैं, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल है, फिर भी आपके पास यदि गुण नहीं है, तो आपका रूप ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। मौसम के तरह वो जवानी जिसे कहिए या सुंदरता कहिए, एक ना एक दिन ढल जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो गुण है वो जवानी में भी और बुढ़ापा में भी साथ रहता है। इसलिए पूजा किसकी की जाती है? गुण की किया जाता है, रूप का पूजा नहीं किया जाता है। तो वो जो है अपने गुण से, रूप से अधिक जो है
गुण की ओर ध्यान को खींचने का प्रयास किए हैं पाठकों का। द्वितीय करवक में कवि अपने काव्य और उनकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाती है। इंसान मरने के बाद भी अपना कीर्ति छोड़ जाता है। कोई किसी इंसान के मरने के बाद उसके लिए रोते हैं तो कोई मरने के बाद उसको गाली देते हैं। कोई कहते हैं कि नहीं भला आदमी था, दुनिया से चला गया, और कोई उसी व्यक्ति के लिए कहता है फलाना व्यक्ति जो है अच्छा हुआ कि वो मर गया। यानी जिस प्रकार फूल तो मुरझा जाते हैं लेकिन उसका सुगंध जो है इस धरती पर एक दिशा से दूसरे दिशा में गमन करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जो है मर जाता है पर कीर्ति जो है सुगंध की तरह उसके पीछे रह जाता है। जो भी बात हम बोल रहे हैं, कहीं आपको भाषा को समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए नेक्स्ट है, अब है करवक, कविता का सारांश। चलिए देखते हैं कविता है क्या। देखिए, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जई कवि सुनी। इसका भावार्थ है कि स्तुत पंक्ति नामक पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि आपको यदि ये लाइन रहा, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोहा जई कवि सुनी, ये पंक्ति जो है किनके हैं? मलिक मोहम्मद जायसी के हैं। और ये जो है महाकाव्य पद्मावत का अंश है, पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जायसी गुनी अर्थात गुणवान है। जो भी उनकी काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। जिंदगी में कोई इंसान यदि खूब काला हो तो मायने नहीं रखता है। कोयल को देखे होंगे बहुत काला होता है लेकिन उसके आवाज से लोग मोहित रहता है। ये आपके 12वीं में बहुत विद्यार्थी जो आर्ट्स रखे होंगे, आर्ट्स में वो विद्यार्थी विषय रखे होंगे मैथिली। मैथिली में स्पष्ट एक लाइन है, गे कैरकी तहर बोली बड़ अनमोल छो। कैरकी जो है किसको कहा गया है? कोयल को कहा गया है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर कवि जो है अपने गुणवान का, गुणी होने का अर्थात गुणवान होने का बखान करते हैं और अपने गुण के बारे में ये कहते हैं कि हमारा रूप कैसा भी हो लेकिन हमारे रूप को नहीं सुन के, हमारे आवाज को सुनकर लोग हम पर क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। एक क्लास में एक विद्यार्थी जिससे लोग बहुत चिढ़ता था, बहुत उल्टा पुल्टा निगाह से देखता था। एक दिन क्या हुआ, प्रोग्राम हुआ स्कूल में, और जैसे ही प्रोग्राम हुआ वो लड़का क्या करता है, बहुत अच्छा से गाता है, बहुत अच्छा से गाता है, किसी के कविताओं को गाता है या किसी गाना को गाता है। उस दिन से हर के दिल में उस विद्यार्थी के लिए क्या हो जाता है? जगह बन जाता है। क्यों? उसका आवाज उनको अच्छा लगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कुमार विश्वास से बहुतों लोग सुंदर हैं, लेकिन कुमार विश्वास को लोग क्यों चाहते हैं? उनके आवाज के कारण, शब्द पर पकड़ के कारण लोग उनको जानते हैं। रूप कैसा हो उससे मायने नहीं रखता। इस प्रकार ये जो है कहते हैं कि हमारे बातों आवाज को सुनकर, हमारे रूप पर नहीं, हमारे आवाज से लोग क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। सेकंड है, चांद जैसन जग विधि अवतारा, दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा, जग सूझा एक नैना उबा सूख उस नखतन माह। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उसे चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने अपनी एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। कवि अपने आप को कोसते नहीं हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। वो तुलना करते हैं इस धरती से कि हमको चांद जैसा बनाया। जिस प्रकार चांद में दाग है उस प्रकार मलिक मोहम्मद
मलिक मोहम्मद जायसी में भी दाग है। और जिस प्रकार सभी ध्रुवों में, नक्षत्रों में सबसे क्या है, शुक्र जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार से कवि जो कहते हैं इस एक आंख से रहते हुए भी इस दुनिया को भली भांति जो है समझ सका है। चांद जैसन जग विधि उतारा, दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा, जग सूझन एक ही नैना उक सूत अस नखतन माहा। ये पंक्ति जो है किनके हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के हैं। जो कहाँ से लिया गया है, तो महाकाव्य पद्मावत के प्रथम अंश से लिया गया है, प्रथम छंद से लिया गया है। जौ लही अम्बही डाब न होई, तौ लही सुगंध बसात न सोई। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब मंजरी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आता। अर्थात आम में जो देखे होइएगा, आम का जो सबसे ऊपर का भाग होता है, जिसे दूध यदि लग जाए तो घाव हो जाता है, जब तक मंजरी नहीं होता है तब तक आम में वो सुगंध नहीं होता। अर्थात उतने मीठे आम में भी क्या है, खराबी है। जहाँ फूल है वहाँ पर कांटा है। जिस इंसान में अच्छाई है, थोड़ा सा बुराई उसमें रहना लाजमी है। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं कि जौ लही अम्बही डाब ना होई, तौ लही सुगंध बसात न सोई। अर्थात जब तक आम के नुकीली डाब मंजरी नहीं होती तब तक आम में सुगंध नहीं होता है। इस धरती पर कोई भी इंसान में जब तक कोई कमी नहीं हुआ तब तक अच्छाई नहीं है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ बुराई है वहाँ पर अच्छाई भी है। इंसान का कर्तव्य है कि जहाँ पर आपके लिए उचित अच्छा माहौल मिले, अच्छा चीज मिले, उसको लीजिए, गलत चीज का क्या कीजिए, त्याग कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, किन्ही समुद्र पानी जो खारा, तौ अति भऊ असुझ अपार। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि समुद्र की पानी खारा है, इसीलिए वह असुझ और अपार है। अंत नहीं है समुद्र का। दुनिया का सबसे बड़ा सागर है प्रशांत महासागर, और उसका सबसे जो गड्ढा भाग है उसको मेरियाना गर्त कहते हैं। वो उसका अंत नहीं है, और इसीलिए उसका अंत नहीं है क्योंकि उसका पानी क्या है, खारा है। और जिसका पानी मीठा होता है उसका सीमित होता है। जैसे गंगा नदी का, झील का सब क्या है, सीमित है, लेकिन समुद्र क्या है, असीमित है। क्यों? क्योंकि उसका पानी ही क्या है, खारा है। जो सुमरई त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा। जो सुमरे त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा। मलिक मोहम्मद जायसी इस पंक्ति में महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वह सोने का नहीं बना। और इस क्या कहते हैं, सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट शंकर भगवान ने, और जब तक नहीं किया तब तक ये सोने का नहीं बना। जब तक कोई भी सोना या कोई भी धातु जब तक गहना नहीं बनता है, गहना कब तक नहीं बनता है, जब तक वो हथौड़े का चोट नहीं सहता है। अर्थात जिसके जीवन में जितना कष्ट हो, विश्वास कीजिए हमारा, हम अपने जीवन के अनुभव को कहते हैं, 10 साल हर इंसान का बदला है। इसी पर एक लाइन आता है कि एक पत्थर चोट सहते सहते कंकर बन गया। एक पत्थर चोट सहते सहते कंकर बन गया, और एक पत्थर चोट सहते सहते शंकर बन गया। दोनों पत्थर ही है। एक पत्थर को पैरों तले रौंदा जाता है और दूसरे पत्थर को पूजा किया जाता है। इसीलिए जो जीवन में जितना दर्द सहा है उसकी जिंदगी उतनी ही अच्छी हुई है। इसमें कहीं दाहिर दोहिर नहीं है, इसमें कहीं संदेह नहीं। इसलिए यदि आपके जीवन में कष्ट हो, चाहे लड़कियां हो या लड़के हों, या हमारे ऑनलाइन के जो भी बच्चे सुन रहे हो, हर के जीवन में कष्ट है। आप जितने भी महान पुरुष, जितने भी कवि के बारे में पढ़िए, सभी के जीवन बड़ा दुखमय बीता है। फिर भी जिनका जीवन जितना दुख बीता है वो उतने ही सुखी जीवन व्यतीत किए हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। चेंजिंग इज द नेचुरल रूल। बदलना प्रकृति का स्वभाव है, बदलता है, और निश्चित हर इंसान का बदलता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सुमेरु पर्वत को जब तक त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं बना।
अगला है जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घेरिया यानी सोने गलाने वाला पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं बनता। अर्थात सोने से वो आभूषण नहीं बनता है, उसको गलाना पड़ता है, उच्च तापमान पर गलाना पड़ता है। गलने के बाद कितने न जाने हथौड़ा का चोट सहना पड़ता है, तब जाके वो किसी के कानों में, किसी के नाक में, तो किसी के गले में जो है शोभा बढ़ाने का काम करता है। उससे पहले उसका वैल्यू उतना नहीं रहता है। जब तक गलता नहीं है, जब तक दर्द सहता नहीं है, तब तक वो आभूषण का आकार नहीं लेता है। नेक्स्ट कहते हैं एक नैन जस दर्पण ओ तेही निर्मल भऊ, सब रूपवंत गही मुख जे वही कई चाव। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। कि हमारा नैन क्या गो है, एक ही आंख है, लेकिन जिस प्रकार दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता है, आपको वास्तविक फोटो दिखाता है, ठीक उसी प्रकार निर्मल हमारा भी एक ही आंख है, एक नैनन निर्मल और स्वच्छ भाव हैं। उसके किसी के प्रति भावना मन में गलत नहीं है, बिल्कुल साफ और निर्मल, बिल्कुल साफ मन है। किनका? मलिक मोहम्मद जायसी का। और उनकी इसी गुण के कारण, इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनकी चरण पकड़ कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। और इसी गुण के कारण उनका मन जो स्वच्छ और निर्मल जो है, इसी गुण के कारण जो है बड़े बड़े रूपवान लोग भी, बड़े बड़े सुंदर ब्यूटीफुल लोग भी जो है उसके ओर जाकर उसके मुख की तरफ ताका करते हैं, ताकि उनसे कुछ पाया जा सके, कुछ सीखा जा सके। किनसे? मलिक मोहम्मद जायसी। मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोड़ी लाई रकत के लई, गाढ़ी प्रीति नयन जल भई। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं, जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने मोहम्मद यह कवि रचकर सुनाया है, और जिसने भी इससे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। मैंने इस काव्य को रक्त की लय लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति से आंसुओं में जल में भिगोया। अर्थात कवि कहते हैं कि मैंने जो ये कविता सुनाया, मैंने जो ये कवि सुनाया, कविता सुनाया, मैंने काव्य की रक्त की लय लगाकर, अर्थात अपने पूरे दिल से इस कविता को लिखा है। जो भी सुनता है वो गाढ़ी प्रीति के आंसुओं के जल में भिगोकर इस कविता का क्या किया है? रचना किया है। कौन कहते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। ओ मन जनी कवित अस किन्हा, मकु यह रह जगत मन चिन्हा, कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुबा असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघव जई किन्ह बखानू, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा रग जही जग रही कहानी। यहाँ पर अब 12वीं शताब्दी के एक राजा अलाउद्दीन खिलजी, राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती और राघव चेतन उसके राज्य का, उसके प्रेम की बातों को बताते हैं कि ना रानी पद्मावती रही, ना अलाउद्दीन खिलजी रहा, ना राजा रतन सिंह रहा, लेकिन उसकी कीर्ति इस धरती पर आज भी है। राजा रतन सिंह का कुछ और है, पद्मावती का कुछ और है, और अलाउद्दीन खिलजी का कुछ और कहानी है। लोग उनके बारे में किसी और ढंग से उनको याद करते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की कि मेरे न रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। इस कविता का रचना ही यही सोच के किया कि मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा रचना हुआ, मेरा रचा हुआ कविता इस धरती पर जरूर रहेगा। अब न वह रतन सेन, राजा रतन सेन है, और न हुआ रूपवती पद्मावती, जिसको पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी इसके राज्य पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। राजा रतन सिंह को धोखे से मारते हैं। किसको पाने के लिए? पद्मावती को पाने के लिए। न वह बुद्धिमान सुआ है और न वह राघव चेतन या अलाउद्दीन है। आज इसमें कोई भी नहीं,
लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी आज भी गाई जाती है, आज भी है। आज भी इनके रचना पर जो है पद्मावत मूवी देखे होइएगा, वो इन्हीं के कविताओं पर, इन्हीं के रचनाओं पर जो है दिया गया। धानि सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न वासु। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न वासु। अर्थात धन है वो पुरुष जिसका कीर्ति महान है, क्योंकि फूल मरे पर मरे न वासु। फूल तो मर जाते हैं लेकिन उसका सुगंध समाप्त नहीं होता है। इसीलिए हम और आप, मैं भी, पढ़ाने वाले ये टीचर और पढ़ने वाले स्टूडेंट, सब एक दिन धरती पर नहीं रहेंगे, लेकिन रहेगा तो हमारा और आपका कीर्ति, किया गया कर्म ही इस धरती पर रहता है। कहा इंसान क्या तू लेकर आया रे बंदे, क्या तू लेकर जाएगा, खाली हाथ आया रे बंदे, खाली हाथ तू जाएगा। लेकिन नहीं, खाली हाथ इंसान नहीं जाता है। इंसान जाता है अपने कर्मों को लेकर, अच्छे बुरे कर्म को लेकर जाते हैं। और सुख दुख नरक सब कहाँ है? इसी धरती पर है। इसीलिए हमें अच्छा ही करना चाहिए। इसका अर्थ ये है। नेक्स्ट है, कोई न जगत जस बेचा, कोई न लीन्ह जग मोल। जो यह पढ़ कहानी हम सवेर दुई बोल। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया और ये पद्मावत का अंश है। इसमें कवि कहते हैं कि संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्द जरूर याद करेगा। दो शब्द अर्थात दो लाइन, दो बात हमारे लिए जरूर बोलेगा, जरूर याद करेगा हमें, हमारे रचना को लेकर, हमारे कीर्ति को लेकर, हमारे गुणगान को लेकर हमें जरूर याद करेंगे। क्योंकि आज तक इस संसार में ना कोई यश खरीदा है ना कोई बेचा है। इसीलिए जो भी लोग हमारे इस खून रूपी लई से लगाकर लिखा हुआ, आंसुओं से भिगाया हुआ इस रचना को जो पढ़ेगा, दो शब्द हमें जरूर याद करेगा। ये थी चैप्टर करबक मलिक मोहम्मद जायसी। जहाँ तक संभव हो सका हमने आपको उसको अर्थ को बताने का प्रयास किया। आपको पुनः यदि दिक्कत हो तो YouTube पर ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से इसको देखिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके वीडियो के साथ साथ हमारा भी थोड़ा वॉचिंग टाइम पूर जाए और हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। क्योंकि आप ही लोगों के सहयोग से आज हमारा MSS एकेडमी 400 के लमसम, 400 होने वाला ही है। 400 का परिवार हमारा ऑनलाइन में भी बना हुआ है। तो आप लोगों को यदि कहीं दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ के आपके लिए वो सुख सुविधाएं प्रोवाइड करा सकें, उपलब्ध करा सकें, जो आपको देखने के दौरान दिक्कतें होती है, चाहे पिक्चर क्वालिटी का हो, साउंड का हो या लाइट का हो। निश्चित रूप से बताएं। जय हिंद, जय भारत।